बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र। शुरुआत जम्मू कश्मीर के उस बड़े हादसे से जो आज सुबह सुबह जम्मू के पुंछ के इलाके में पेश आया है, जिसमें अब तक 30 के करीब से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं, 1 दर्जन के करीब लोगों की अमवात हुई है। यह हादसा आज सुबह पुंछ के साजियां के इलाके में पेश आया है और ये दर्दनाक हादसा या यूं कहें अलमनाक सड़क हादसा है, जिसमें 2 कमसिन लड़कों, 2 जवान साल लड़कियों, 2 दूसरी खवातीन समेत 12 के करीब लोगों की अमवात हुई है और 30 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। आधे दर्जन के करीब ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी जख्मियों का इलाज पुंछ के जीएमसी में चल रहा है। यह हादसा आज सुबह एक मिनी बस जेरी नंबर JK 0121419 माफ कीजिए JK 12 यानी JK 121419 को हादसा पेश आया और बताया जाता है कि मुसाफिरों से खचाखच भरी ये गाड़ी गली मैदान के इलाके से पुंछ के लिए जब रवाना हुई तो साजियां के गगरियाल मुकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और सड़क से लुढ़क कर बरारी नाला की गहरी खाई में जा गिरी। और यहाँ पे असल वजह मुकामी लोगों ने बताया कि ओवरलोडिंग हादसे की असल वजह है और इस हादसे में इब्तदाई तौर पे 36 के करीब लोग जख्मी हुए और पुलिस ने अगरचे इस वाक़े में बताया या मुकामी लोगों ने भी बताया कि ड्राइवर के काबू से बाहर गाड़ी हुई और गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन हादसे के फौरन यहाँ पे मुकामी लोग, पुलिस और फौज के जवान पहुंचे और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का बचाव ऑपरेशन शुरू किया। जराया या मुकामी लोगों ने बताया कि 9 लोगों की अस्पताल जाते जाते ही मौत वाक़ा हुई थी, जबकि 3 मजीद जो हैं वो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे और आखिरी खबरें मिलने तक इस हादसे में 12 की मौत हो चुकी है। 27 के करीब लोग जख्मी हैं और ये भी बताया जाता है कि अभी भी कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि हादसे की खबर सुनते ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो इस इलाके के दौरे पर ही थे, पुंछ के बॉर्डर के इलाके में थे, फौरन अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने जख्मियों की अयादत भी की। जख्मियों को जम्मू अस्पताल शिफ्ट कराने के लिए चॉपर सर्विस भी मुहैया की। इसी दौरान इस हादसे के हवाले से पूरे इलाके यानी जो सड़क हादसे का आसपास का इलाका गगरिया का इलाका था या गांव था, बताया जाता है कि ज़्यादा मरने वालों की तादाद इसी इलाके के लोगों की है। तो पूरे इलाके में फिजा जो है सरगवार बनी हुई है, हर तरफ मातम आओ कनाब बका की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उधर सदर हिंद ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और सदर हिंद ने अपने ट्वीट में इंसानी जानों के ज़िया होने पर अफसोस का इजहार भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में इस हादसे में इंसानी जानों के ज़िया होने पर अफसोस का इजहार करते हुए मारे गए अफराद के लवाकीन को फ़ी कुंबा 2 लाख रुपए और ज़ख्मी को फ़ीकस 50,000 रुपए इमदाद देने का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा, पुंछ सड़क हादसे में इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। मेरे ख्यालात, मेरी दुआएं उन तो लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में आगे लिखा कि मोहलिकीन के लवाकीन को वज़ीर-ए-आज़म कौमी रिलीफ फंड की जानिब से फ़ी कुंबा 2 लाख रुपए पहुँचाए जाएंगे। ज़ख्मियों को 50,000 रुपए फ़ी कस दिए जाएंगे। इधर जिस तरह मैंने पहले बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस सारे मामले में मौके पर पहुंचे और उन्होंने बाद में अपने ट्वीट में भी बताया कि सावजियां के सड़क हादसे में होने वाले इंसानी जानों के ज़िया पर गहरा सदमा हुआ है। पसमंदगान के साथ ताज़ियत करता हूं, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट में कहा कि मारे गए के अफराद के लवाकीन को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मजीद ज़ख्मियों को फ़ीकस 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और पुलिस और हुकाम, सिविल हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो ज़ख्मियों को बेहतर इलाज बहम पहुँचाएँ। उन्होंने जहाँ पुंछ अस्पताल के दौरे के हवाले से भी ट्वीट में लिखा, वहीं उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टरों और ज़ख्मियों के रिश्तेदारों से भी मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म आपको बताएं, ये हादसा पुंछ के इलाके में पेश आया और इस हादसे के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे का असल वजह
यहाँ ओवरलोडिंग थी। लेकिन इंतजामिया से लेकर दूसरे लोगों ने इस हादसे पे क्या बताया, जरा दिखाते आपको। का हादसा हुआ, एक गाड़ी जो है वो बराड़ी सब्जियां से पुंछ की तरफ आ रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 28 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। उसमें 28 में से एक हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी में है और बाकी 27 को फर्स्ट एड देकर हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में रेफ़र कर दिया है। फर्दर जो वहाँ से मज़ीद इंजर्ड हैं, जो ज़्यादा सीरियस हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन हो गई है और जल्दी से जल्दी उनको रेफ़र करके जम्मू भेजा जा रहा है बाई एयर। और उसके अलावा 11 हमारी डेथ्स हो गई हैं। ये इंतजामिया का साउंड बाइट जो सुबह का था, जिसमें उन्होंने 11 बताया। आखिरी खबरें हमारे पास यही हैं कि 12 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। इस हादसे की वजह मुकामी लोगों के मुताबिक ओवरलोडिंग था। खास तौर पे ठीक उस वक्त ओवरलोडिंग की बात मानी भी जा सकती है जब इस मिनी बस में 36 लोग, जिसमें गुंजाइश तो 20 की भी नहीं होती है, 36 लोग सवार हों, तो साफ जाहिर है कि ये ओवरलोडिंग की वजह है। और इस इलाके से लेके खिते चिनाब, दो ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ से अक्सर हादसों की खबरें आती हैं और यहाँ पे सवाल बहुत से उठाए जाते हैं। आज के इस हादसे के पस मंज़र में भी सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों के में मरने वालों की तादाद और हादसात या और वाक़ा जो जम्मू कश्मीर के हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। पिछले 2 सालों का आदाद शुमार देखें तो 10,000 के करीब सड़क हादसों में ज़ख्मी हुए हैं, 5,000 के करीब लोग मारे गए हैं। ये पिछले 2 साल के मामला थे। और इस सारे पस मंज़र में अक्सर सरकारें या हम मीडिया के लोग या जितने भी लोग हैं, बात गई तो रात गई तो बात गई वाली कहानी है। आज हादसा हुआ कल भूल जाते हैं। अगर दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में यह हादसा हुआ होता तो आज सरकार वहाँ की हिल गई होती। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस सरकार के इस हादसे के पस मंज़र में अभी सवाल यही है कि ओवरलोडिंग क्या देखी नहीं जा सकती है, ट्रैफिक निज़ाम क्या देख नहीं रहा है, वहाँ की मुकामी पुलिस इन ओवरलोडिंग को नहीं देख रही है, वहाँ की लोकल इंतज़ामिया, वहाँ डीडीसी बने हैं, वहाँ बीडीसी बने हैं, क्या वो सब ओवरलोडिंग नहीं देखते हैं? और अगर ओवरलोडिंग देखते हुए भी आंखें बंद की जा रही हैं तो फिर हम किसको दोष दें, किस पे इल्ज़ाम लगाएं? यहाँ पे अभी तक होना ये चाहिए था कि यहाँ पूरे ट्रैफिक निज़ाम वहाँ का जो है उसको ओवरहाल किया होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से पूछताछ होनी चाहिए थी और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन साफ जाहिर है, हमें पिछले दिनों याद है इस इलाके में एक हादसा हुआ था। एक दिन खबर चली, दूसरे दिन सब भूल गए। और पुंछ राजौरी के साथ साथ डोडा कश्तवाड़ में भी हादसे होते रहते हैं और अक्सर लोग यही कहते हैं कि हादसा की वजह ओवरलोडिंग है। तो आज के इस ओवरलोडिंग के पस मंज़र में 12 चिराग फैमिलीज़ के और नौजवान लोगों की मौत वाक़ा हुई है। और आज भी इस पे अगर इंतज़ामिया कटघरे में उन लोगों को खड़ा नहीं करती है तो फिर सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। लेकिन सवालों के कटघरे में इस वक्त इंतज़ामिया है और इंतज़ामिया इस मामले में क्या कुछ करती है, हमें इंतज़ार रहेगा। और नाजरीन, ये एक पहलू जम्मू कश्मीर के हालात का, लेकिन अगले पहलू में हम आपको चिड़ीमार दिखाएंगे। यूँ तो कश्मीर में ये चिड़ीमार बहुत है और आए दिन हमारा एसीबी इन चिड़ीमारों की नाक में नकेल कसता रहता है। लेकिन आज का चिड़ीमार हम आपको दिखाएं, ये श्रीनगर के पुराने हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में पकड़ा गया है और इस चिड़ीमार का नाम रियाज अहमद है। ये अफसर है और ये हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अफसर है। रंगे हाथों एसीबी ने आज इसको बाज़ाब्ता तौर पर रिश्वत लेते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रियाज अहमद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर वगैरह के पोजीशन पे था और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक मामले में जिसमें जो कुल रकम थी 10 लाख के करीब जो रकम थी, उसमें 1 लाख रुपए की रिश्वत का तकाजा कर रहा था। और जिससे रिश्वत का तकाजा किया जा रहा था उसने मामला एसीबी के नोटिस में लाया। एसीबी के नोटिस में लाते हुए आज सुबह ही जब एसीबी ने पूरे मामले की कार्रवाई की तो इसके साथ बातचीत हुई और बातचीत में जिससे रिश्वत मांगी जा रही थी उसने कहा फिलहाल पैसे नहीं है, एडवांस में 10,000 ले लीजिएगा, बाकी कल परसों किस्त में दिया जाएगा। और आज पहली किस्त वागुजार करते ही एसीबी ने रंगे हाथों इसको ट्रैप किया और अब ये सलाखों के पीछे होगा।
ये हमारे सिस्टम का चिड़ीमार, नासूर चिड़ीमार है। हमारे सिस्टम में ये बहुत से लोग हैं और आम लोगों की ज़िंदगी अजीरान करने के लिए काफ़ी हैं, लोगों का हक मारने के लिए। और यहाँ पर भी जिसने शिकायत की, जो नालिश कुनंदा है, उसके अपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी उसको रिलीज करने के लिए ये उससे 1 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। 10% हिसाब, यहाँ परसेंटेज की बात अक्सर चलती रहती है, हमारे इंजीनियर, हमारे जो बाकी लोग हैं वो परसेंटेज ही लेते रहते हैं, तो यहाँ पे भी परसेंटेज थी और ये 10% इसे मांग रहा था, 1 लाख रुपए मांग रहा था। और उस 1 लाख के बाद 10,34,000 रुपए की कुल रकम का 1 लाख रुपया रिश्वत मांगना, और उसके बाद ये चिड़ीमार आज एसीबी के, श्रीनगर की एसीबी के शिकंजे में आया। और आज जिन लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की, बरवकत कार्रवाई, और उस कार्रवाई को सराहना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का नासूर है, हमारे मुआशरे का। अक्सर लोग हमसे शिकायत करते रहते हैं कि हम ऐसी खबरों को बड़ा तूल देते हैं, बड़ा जरा कर पेश करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में कुछ नासूर हैं, और उनमें एक नासूर ये रिश्वत वाले हैं, जो रिश्वत वाले रिश्वत लेके किसी गरीब का हक मारते हैं। और हमने बहुत से गरीबों को रोते हुए देखा है, जो रिश्वत ना दे सके तो अपने हकूक या अपना हक, उनका हक मारा गया। और ये बहुत से लोग हमने देखे भी हैं, और बहुत गुस्सा भी आता है इन रिश्वतखोरों को देखते हुए। और आज एक और रिश्वतखोर जो शायद इस रिश्वत से बड़े कमाई करना चाहता था, कल अपनी कोई शादी करता तो उसमें बड़ी फजूल खर्ची करता, क्योंकि माल मुफ्त था, दिल बेरहम हो जाता है जब खर्च करता है, तो वो एक और परेशानी हो जाती। तो आज बहुत अच्छा हुआ एसीबी की कार्रवाई के दौरान, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं और एक अच्छा होने वाला है, और ये अच्छा हमारे रेलवे निज़ाम में होने वाला है। हमारी अभी तक रेल बारामूला से बानिहाल ही चलती है, और बारामूला से बानिहाल रेल अब 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, और बाज़ाब्ता तौर पे ये नॉर्दर्न रेलवेज़ का एक और संग मील होगा। और बारामूला से बानिहाल 137 किलोमीटर रेल पर अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और नई दिल्ली में रेलवे हुकाम ने बताया कि 234 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मंसूबे पर अगस्त 2019 में काम शुरू किया गया था, और इसको 2 अक्टूबर को इसका बाज़ाब्ता तौर पे इफ्ताह किया जाएगा। और इस 137 वाले ट्रैक में पहले ही बारामूला से बडगाम तक के हिस्से पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाए जाने का जो आजमाइश है वो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकी हिस्से का ट्रायल 20 सितंबर को होगा। और उसके बाद ये जो है 2 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पे इफ्ताह करते हुए अवाम के नाम वक़्फ़ की जाएगी। और हुकाम का ये भी कहना है कि एक तो इससे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी, और दूसरा इससे जो ऑपरेशनल लागत जो है उसमें लगभग 60% की कमी भी वाक़ा होगी। रेलवे का एक और बड़ा संग मील जम्मू कश्मीर में होगा अबूर। लेकिन अब ज़रा सियासत के संग मीलों पे नज़र डालते हैं, और सियासत के संग मीलों में क्या 370 वापस आएगा, क्या 370 वापस लाने वाला कोई है, या क्या 370 पे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाने वाली है, ये बहस चल रही है। और इस बहस को तूल ठीक उस वक़्त मिला है जब जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस में भी साबका बड़े लीडर थे, अब अपनी पार्टी आज बना ही चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में उन्होंने ऐलान भी किया कि वो अपनी पार्टी बनाएं। उनके उस बयान के बाद देखने को मिला है जिसमें उन्होंने अपने बयान में बताया है कि 370 ख्वाब खरगोश वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट उस पर बात नहीं करता है, पार्लियामेंट से तो वापस आ नहीं सकता है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 370 को बस्ते में रखने के साथ साथ बाकी मामलात पे नज़र रखनी है। और श्रीनगर से लेकर दूसरे इलाकों में जो अपना उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा, और श्रीनगर में आज उनका पब्लिक आउटरीच का दूसरा दिन था, और दूसरे दिन आज उनने कई अवामी वफूद से मुलाकातें की, और उसके बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने बताया कि 370 की वापसी के 2 ही रास्ते हैं, या तो दिल्ली में मरकज में गैर बीजेपी कोई मजबूत सरकार आए, या सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल करे। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं 370 वापस लाने का न कोई वादा करता हूं, न मैं कोई यकीन दिलाता हूं कि ये वापस लाया जाएगा, क्योंकि फाइल मोदी जी के पास है और मोदी जी की मर्जी है फिलहाल कि 370 वो वापस देते हैं या नहीं। और उसके साथ साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सवाल उन्हें मीडिया से पूछते हुए बताया कि आप भी बताएं कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइल को कहीं इधर से उधर खिसकाया है, ताकि हम बता सकें कि ये जम्मू कश्मीर 370 वापस आएगा। ज़रा हम गुलाम नबी आज़ाद के उनके आज के स्टेटमेंट को बराह रास्त आप तक सुनाते हैं, और उसके बाद उस पर रद्द अमल भी आपको बताएंगे।
मैंने ये बताया कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा मैं कोई दूसरा बनाए मैं नहीं रोकता। पीडीपी बनाए रोके, एनसी बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूंगा? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए। जैसे पहले एजेंडे बने 3 है, आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैसा एक और एजेंडा इस दफा 75 साल में 76वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बनाऊंगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। 5 साल आए, 10 साल आए, 15 साल आए, यस, बट इट कांट बी टुडे इन दिसंबर, इट कांट बी इन मार्च दिसंबर। दिसंबर तक हो सकता है ओनली मोदी साहब, आई कैन नॉट डू इट। सो अगर नंबर जाना है, इट कैन नॉट बी डन इन 1 डे, इट कैन नॉट बी डन इन 1 पार्लियामेंट इलेक्शन। 14 से 84 होना मुश्किल है। मैं अंडरस्टैंड। सो मैं फैक्ट बता रहा हूं। एक तो सपना हुआ, नाउ दिस इज द आई एम ए पार्लियामेंटेरियन। मोदी साहब जिसका चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो और यहां लीडर ऑपोजिशन अकेला हो, 7 साल बीजेपी को झेल सकता है, तो कुछ पार्लियामेंट की एबीसी तो हमको मालूम होगा ना। मैं क्यों धोखा दूंगा कि मेरी पार्लियामेंट में ये हुआ और फिर गलत कलामी करूंगा लोगों को और मरवा दूंगा, और फिर उसके बाद मेरा गला कोथस गोत रहा था। हाँ, पद्मस नहज ऐसे शहीद, तो वो आपको आज नहीं मालूम है शहीद परसेंट। गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। मैं सपनों का सौदागर नहीं हूं, 370 सपना है फिलहाल, और उस हवाले से मैं अभी कुछ कहता नहीं हूं। पार्टी बनाना मजबूरी थी, सियासी जमूद छाया हुआ है, और पार्टी बनाना मजबूरी थी, इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि फिलहाल वो इलाकाई पार्टी बना रहे हैं। नेशनल पार्टी बनाना, उसके लिए रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद का एक तरह से ये भी कहना था। लेकिन आपको बताएं, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में पिछले कई दिनों से गुलाम नबी आज़ाद के बाहर जाने के बाद कई तरह की उथल पुथल मची हुई है, और ये उथल पुथल साफ कांग्रेस की गलियारों में देखी जा रही है। श्रीनगर में भी कांग्रेस दफ्तर पर आज ये उथल पुथल थी, और ऊडी के लगभग 30 के करीब उन कारकुनान जिनके बारे में कुछ हल्के बता रहे थे कि वो ताज मोहिउद्दीन के साथ मिलकर आज़ाद खीमे में चले गए ने, आज कांग्रेस ने उनको शो किया और बताया कि नहीं, कांग्रेस के ये लोग कांग्रेस के साथ हैं। और बाज़ाब्ता तौर पे आज वक़ार रसूल बनिहाली जो कांग्रेस के रियासी सदर हैं, उन्हें मालाएं पहनाई गई। वो मालाएं पहनाने जाने का सिलसिला आपस में भी किया गया, और इस दौरान वक़ार ने कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात करते हुए ये भी बताया कि किसी के एक के जाने से पार्टी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन वक़ार ने बाद में मीडिया से बात भी की, और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के दिए गए बयानात के पस मंज़र में रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि ठीक है, आज़ाद साहब बाहर चले गए, लेकिन ये सियासी नई पार्टी बनाने की क्या बात है? कांग्रेस में फिट नहीं थे तो यहाँ और भी पार्टी, और वो एजेंडा जो वक़ार रसूल के मुताबिक सिर्फ जम्मू कश्मीर में ज़मीन, रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर, वो एजेंडा तो उससे पहले दूसरी जमातें भी चला रही हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी चला रही है, अपनी पार्टी भी चला रही है, तो फिर नई दुकान खोलने की क्या ज़रूरत? उन्हीं के साथ मिलकर इसको आगे चलाया जा सकता था गुलाम नबी आज़ाद को। ये वक़ार का कहना था। ज़रा वक़ार को सुनते हैं क्या बता रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के 370 से लेकर दूसरे मामला पर। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना मंशूर है जो वो लेके दिल्ली से आया है। जो उसने जम्मू में मंशूर दिया कि मैं स्टेटहुड की डिमांड लेके आया हूं, मैं जॉब्स की सिक्योरिटी के लिए जो है लड़ूंगा, मैं जमीन की सिक्योरिटी के लिए लड़ूंगा। 370 के लिए तो उसने टोटल इनकार कर दिया, बोलेगा मैं क्या, छोड़ के ऊपर वाला भी नीचे आए वो भी आपको 370 नहीं दे सकता, ये उसकी जबान थी। तो अगर उसके पास यही 3 अल्फाज थे तो मुझे लगता है कि जब 370 19 अगस्त, ये 5 अगस्त 2019 को हटा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो उसकी हाईएस्ट जो मतलब बॉडी होती है CWC, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया। यूथ है उनके लिए जो रोजगार है वो उनके लिए रखा जाए, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, प्राइवेट हो, जो भी है। और जमीन जो है, जैसे महाराजा ने 1987-27 में एक स्टेट सब्जेक्ट दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिससे जॉब की प्रोटेक्शन भी थी और लैंड की प्रोटेक्शन भी थी।
वो हमने रेजोल्यूशन पास किया था। तो अगर गुलाम नबी आजाद साहब को यही मुद्दे लेके आना था पब्लिक में, तो फिर कांग्रेस का डिवीजन करके क्यों वो आउट हो गया? उसको हमारे साथ ही लड़ना था इन चीजों पे। वकार रसूल बनिहाली ये आज श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर बयान दे रहे थे, पार्टी कारकुनान से मिल रहे थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आज रद्द-ए-अमल आया है। आपको बताते चले, उमर अब्दुल्ला ने परसों हमारे जम्मू कनक्लेव में बड़ी बातें की थी। वो बड़ी बातें भी आज आप देखेंगे हमारे टेलीविजन, गुलिस्तान टेलीविजन पर आज एक बार फिर वो नशर हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बताएं, इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी हैं और गुलाम नबी आज़ाद के दिए गए बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बता रही कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 के तय जो एक तरह से स्टमना है, मनोबल जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो जो है वो कम किया जा रहा है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें ख़त्म की जा रही हैं और ये सियासत में कुछ उम्मीद तोड़ने वाली बात भी है। गुलाम नबी आज़ाद पर इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान का बयान। कैसे फार्म लॉज वापस आए? बिकॉज उसमें विल थी लोगों की, लोगों ने जदोजहद की, मतलब जहाद मुसलसल किया। उन्होंने कंटिन्यूअसली इस बात पे ये बात की कि हमको फार्म लॉज हमारे साथ एक जुल्म हो रहा है। उस टाइम पे तो जो किसान बैठे थे सड़क पे, उनके पास तो नंबर्स नहीं थे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, बट विल पावर था उनके पास। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं और उन लोगों से भी यही गुजारिश करता हूं जो ये बात कहते हैं कि भूल जाना चाहिए, उनको ये रहना चाहिए कि विल पावर की जरूरत है, सेंटिमेंट की जरूरत है। अगर इंसान कोशिश करे तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। और इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं और आपको भी मालूम होगा, इस टाइम पे फ्रूट ग्रोवर्स सड़क पे निकले हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ कश्मीर में हो। जबरदस्त इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और फ्रूट गवर्स की भी इन्होंने बात की। हम फ्रूट गवर्स के मुद्दे पर जरा बाद में चलेंगे, लेकिन आपको पहले बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी आज जनूबी कश्मीर के इलाके के दौरे पे थे और यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ साथ अवामी मसाइल के कई प्रोजेक्टों का मुआयना भी किया, लेकिन अवामी मामलात के प्रोजेक्टों का मुआयना किया। लेकिन इस दौरान यहाँ सवाल यही था, गुलाम नबी आज़ाद का बयान 370, 35 से और उसके साथ साथ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत, और इसी सियासत के पस मंज़र में जस्टिस हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयानात देते हुए बताया कि 35 से 370 ये वो मामला थे जिन पे हमें बात करनी है, बात करते रहेंगे और इनके बगैर जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो अधूरा है। जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरा लीडरान भी यहाँ मौजूद थे और सभी ने यकजुबान होकर एक बार ये भी बताया कि आने वाले मामलात में वो 370 के वो पार्टी को अहम तरीन मौका देंगे और 370 को लेकर ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़रा सुनते हैं जस्टिस हसनैन मसूदी। ये हर एक की अपनी मर्जी है सियासी लीडर की, वो सियासी पार्टी छोड़ दे, नई बनाए या किसी और में शामिल हो जाए, तो हमें एहतराम करना चाहिए हर एक की अपनी नजरिए का, राय का और हर एक के मौक़िफ़ का। तो उसमें तो हमारा कोई उसमें कोई तबसरा नहीं है, क्योंकि आज़ाद जो भी हो वो आज़ाद हैं, कहाँ पर वो जाए या कहाँ पर वो अपना नई शुरुआत करे, तो अपनी मंजिल तयन करें, अपना मौक़िफ़ कहें क्या है। वक्त की कमी की वजह से हम उनका पूरा साउंड बाइट नहीं सुना सके, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी पर ज़रा आपने उनका रिएक्शन तो सुना, लेकिन आपको अलमिया से दौचार करते हैं। लगातार तीसरा दिन और फांसी से लटक कर मौत होने का तीसरा वाक़ा, बड़गाम में पहला वाक़ा वकील की मौत हुई, कुपवाड़ा में जवान साल की मौत हुई और आज तीसरा वाक़ा सोपोर के मॉडल टाउन में लगभग 25 साल के एक MBA स्टूडेंट जो पुणे में MBA करता था, आज सुबह उसकी लाश लटकती हुई पाई गई। पिछली 2 लाशों के बारे में आपको बताते चले, वो बाहर दरख्तों से लटकती हुई थी, लेकिन आज की तीसरी लाश जो है सोपोर की, वो घर में कमरे में लटकती हुई पाई गई। आखिर क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, किसकी नज़र लग गई कश्मीर को, क्यों नौजवान खुदकशी कर रहे हैं या ये नौजवानों को मारा जा रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, अगर खुदकशी हो रही है तो उसके पीछे क्या महरिकात हैं, ये बड़े बुजुर्गों को, सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, सभी को समझने की ज़रूरत है और हमारे नौजवानों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मौत कोई जवाब नहीं है, मौत कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का, और ज़िंदगी तो कुदरत की अनमोल शय है। और आपको याद दिलाएं, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को याद दिलाएं कि मौत जिसकी जो खुदकशी करता है
वो उसके लिए यहाँ पर भी अजाब है, और दूसरी दुनिया जिस पे हमें मुकम्मल यकीन है कि इसके बाद एक और दुनिया शुरू होती है इस ज़िंदगी के बाद, उस पे उसके लिए सख्त से सख्त अजाब है जो ज़िंदगी से डर के या ज़िंदगी से हार के ख़ुदकशी करता है। ख़ुदकशी वाला न यहाँ सही रह पाता है न वहाँ सही रह पाता है, क्योंकि जो ख़ुदकशी करता है उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदारों को भी झेलना पड़ता है। वो अकेला तो मर जाता है, लेकिन यहाँ उसके रिश्तेदारों को झेलना पड़ता है, वालिदैन को झेलना पड़ता है। तो नौजवानों से गुजारिश, लड़ना सीखिएगा। मौत किसी का इलाज नहीं है, मौत बरहक है, लेकिन वक़्त पे अपने हाथों मौत नहीं आनी चाहिए। और आपको नाज़रीन ज़रा चलते चलते बताते चले, हमारे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रक ड्राइवरान को अक्सर रोका जाता है। ये इल्ज़ामात फ्रूट एसोसिएशन के साथ जुड़े लोगों का है, और आज वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में फ्रूट ग्रोवर्स ने एहतजाज किए, चाहे श्रीनगर हो, चाहे बारामूला हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, कुपवारा हो, एहतजाज था। और एहतजाज के दौरान सरकार पर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रक ड्राइवरान को गाड़ियों को बिला वजह रोके जाने के इल्ज़ामात लगाते हुए बताया जा रहा था कि गाड़ियों को बिला वजह रोका जाता है, फ्रूट ख़राब हो जाता है और उसके साथ साथ टाइम डिले हो जाता है, और वक्त पर जब माल मंडी में नहीं पहुंचता है तो फिर रेट्स भी कम नहीं मिलती। इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो जानबूझ के इन ट्रक्स को रोकते हैं ताकि कश्मीरियों की मईशत ख़राब हो सके। ज़रा श्रीनगर की तस्वीर, श्रीनगर फ्रूट मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, और मौका मिला तो आगे भी दिखाएंगे, लेकिन पहले श्रीनगर। हाईवे, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, दानिस्ता तौर पर उस पर एहतजाज कर रहे हैं। अब हमारे पास हजारों गाड़ियों का माल अभी तैयार है, अभी हमारा सीजन दिन ब दिन पीक पर जा रहा है। तो अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट ने अभी तवज्जो नहीं दी तो ये हार्टिकल्चर, यह एहतजाज श्रीनगर में था, सोपोर में था, बारामूला में था, और हर फ्रूट मंडी में आज ये ड्राइवरों का एहतजाज था, ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज था, फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों का एहतजाज था। और बताया जा रहा था कि शायद कोई साजिश है, और इस साजिश को सरकार को समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए। कहीं यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री की बैकबोन जो जम्मू कश्मीर की कही जाती है उसको तोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन बताएं, देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।